गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आंकिक प्रश्न कर रहे थे यूनिट नंबर सेकेंड का। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक लवण का अनुभार 40 ग्राम है। लवण की 4 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घुली हुई है, तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। तो विलयन की मोललता ज्ञात करें। ये देखिए छोटे छोटे सवाल हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे करके बनाना है? अनुभार जो है वो 40 ग्राम, अनुभार जो है वह 40 ग्राम है। अनुभार 40 ग्राम है तो और मात्रा है 4 ग्राम। तो मोललता, मोललता के लिए हमारा रिलेशन मोलों की संख्या भागा विलायक का भाग केजी में। तो हम लोग पहले मोलों की संख्या निकालते हैं ना। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? तो ये कैसे हम लोग निकालते हैं? दिया हुआ भाग, दिया हुआ भाग किसका? तो आपके पास हम लोगों का दिया हुआ है 4 ग्राम, दिया हुआ भाग बटे अनुभाग। तो दिया हुआ भाग हो गया हमारा 4 ग्राम और अनुभाग हो गया 40, 4 बटे 40, यानी कि 1/10, 1/10 ये हो गया। इसको ऐसे ही डाल देते हैं। अब हम लोग आते हैं मोललता। मोललता, मोललता के लिए क्या है? आपका अनुभार, विलय के अनुभार और दिया हुआ भार के हेल्प से हम लोगों ने मोलों की संख्या ज्ञात कर लिया है। अब हम लोगों को करना क्या है? हम लोगों को विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय विलायक का भार, विलायक का भार, इसमें विलायक का भार केजी में, केजी में। ओके ना, हम लोग क्या करेंगे? इस जगह पे मोलों की संख्या हो गया 1/10, 1/10। नीचे में है विलायक, विलायक कौन है? तो 250 ग्राम जल में घुलाया गया है, तो ये 250 हो गया बाय 1000। अब हम लोग ऐसे करके ये इसको ऐसे ले लीजिए, यहाँ 1, ये 10 हो गया। ये ऐसे करके काटिएगा तो ये 1/4, यानी कि नीचे 1 हो गया, ऊपर में 4 चला गया, यानी कि रिजल्ट 0.4, 0.4 m। m का मतलब मोलर विलय। इसको नोट किया जाए। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल को 500 मिलीलीटर विलयन, जिनका घनत्व हम लोगों का दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मोल में घोला जाए, तो विलयन में ऑक्जेलिक अम्ल जो है उसका द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए द्रव्यमान प्रतिशत का हम लोगों के पास क्या रिलेशन है? द्रव्यमान प्रतिशत जो है वो विलय का भार बाय विलयन का भार गुना 100 के मदद से जो है हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को निकालते हैं। तो यहाँ हम लोगों के पास विलय का भार तो पता है। ओके नाउ बनाते हैं इसको, फटाफट किया जाए। विलय का भार, विलय का भार हम लोगों के पास है 10 ग्राम, 10 ग्राम, 10 ग्राम। अब विलयन का भार, देखिए भार ये दिया हुआ नहीं है, हम लोगों को 500 ml में दिया हुआ है। तो देखिए एक संबंध हमेशा याद रखना है, m = v × d, mvd, mvd, m जो है mvd, m का मतलब मास, v का मतलब आयतन, d का डेंसिटी यानी कि घनत्व। तो विलयन का भार जो है यानी कि ये हो जाएगा आयतन,
आयतन गुना घनत्व, आयतन गुना घनत्व। तो आयतन गुना घनत्व, आयतन हम लोगों का कितना है, आयतन यहाँ पर है 500 ml और ये है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, नाउ यहाँ पर मिलीलीटर और मिलीलीटर कट गया, 11×55 और फिर डबल जीरो डेसिमल यहाँ देना है, यानी कि 550 ग्राम। ये हम लोगों का जो है ये विलयन का भार हो गया। अब फटाफट चले आते हैं ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत। इसलिए द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, तो वो होता है विलेय का भार बटे विलयन का भार वजन, भार इंटू 100। तो ये हम लोगों को दिया हुआ है, विलय हो गया यहां से 10 और नीचे में 550 इंटू 100, ये कट गया। अब आपको है वहां 55, नीचे 100, यानी कि बहुत कीजिएगा तो 5 11 और ये 20, यानी कि 20/11, 11 1 जा 11, यहाँ से 9 11 8 88 और ये 2, ये 1.82% जो है ये ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान प्रतिशत हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारा H2SO4 अम्ल के 49% भार प्रतिशत, विलयन का घनत्व 1.109 ग्राम पर मिलीलीटर है। विलयन की मोलरता एवं मोललता ज्ञात करें। देखिए हम लोगों को इसमें मोललता जो निकालना है, उस मोललता के लिए तो हमारे पास जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार केजी में, तो वो तो निकल जाएगा। मगर यहाँ पर मोलरता के लिए है विलय के मोलों की संख्या बाय विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम लोग विलयन कैसे निकालेंगे, विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए ऐसे तो उस सवाल, ये क्वेश्चन जो है इस रिलेशन से भी बनेगा, मगर इससे संबंधित एक हम रिलेशन आपको और भी बता चुके हैं, और वो क्या है, उसी के से हम लोग बनाते हैं। क्या कि यदि द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, घनत्व दिया हुआ है, तो मोलरता क्या होते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत इंटू 10 इंटू क्या, घनत्व बाय होल डिवाइडेड बाय विलय का अनुभार। तो हम लोग इसको फटाफट बैठा दिया जाए। ये द्रव्यमान प्रतिशत ये 49 हो गया और ये 10 है और घनत्व 1.109 और अनुभार हम लोगों को है 98। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 बार में 2 5 11 5 55 लगभग ये आपको 5.504 ऊपर में मोल पर लीटर या बड़ा वाला M, कैपिटल M मोलरता हम लोगों को आ जाता है। अब स्टूडेंट दूसरा करते हैं मोललता, यानी कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या और नीचे में क्या, आपको विलायक का भार, विलायक का भार केजी में
देखा जाए इसको, विलेय के मोल जो है, मोल हम लोगों को तो दिया नहीं है, तो वो निकलेगा भार बाय अनुभार से। तो ये नीचे भार हो गया, इधर भार, और फिर इसके नीचे अनुभार हो गया। ओके, यहां हम लोगों को विलायक का भार, विलायक का भार केजी में। अब हम चले आते हैं भार। इस जगह भार जो है विलेय के मोलों के लिए भार हमारा 49 दिया हुआ है, यानी कि ये 49 और अनुभार H2SO4 का अनुभार 98 होता है। ये लिख भी देते हैं, याद रखना है। ऐसे आप ये सब कक्षा 11 में प्रैक्टिस हो चुका होगा। इधर से चले आते हैं विलायक देखिए, ये 49 का मतलब H2SO4 49 है, तो अगला क्या है, पानी है, वाटर है। वो कितना हो जाएगा, तो 100 में 49 माइनस कीजिएगा तो ये 51 हो जाएगा, यानी कि विलायक 51 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हम लोगों को ये 2 हो गया, ये लगभग 9.8 स्मॉल m इसका रिजल्ट हल करके सॉल्व करके हम लोगों को आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.02 m मीन्स मोलर सॉल्यूशन। 0.02 m मोलर ग्लूकोज विलैन बनाने के लिए 500 ml विलैन में कितना ग्राम ग्लूकोज घोलना पड़ेगा। नाउ इसको देखा जाए, देखिए ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है। यहां हम लोग ले रहे हैं 500 ग्राम क्या, वाटर, 500 ग्राम जो है वो है पानी। ओके, यानी कि विलैन बनाया जा रहा है, इसमें डालना है ग्लूकोज। तो कितना ग्लूकोज जाएगा, इसमें कितना ग्लूकोज लगेगा, कैसे किया जाए। तो चूंकि m है, ये m हम लोगों को क्या बता रहा है, m हम लोगों का मोलरता को बताता है। यानी कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो क्वेश्चन है, ये मोलरता संबंधित क्वेश्चन है, मोलरता से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मोलरता के लिए हम लोग सबसे पहले फटाफट उसका क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। देखिए मोलरता क्या हो गया, हाँ, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, नीचे में विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें, तो ब्रैकेट में लिख देते लीटर में, हो गया। तो मोल जो है ये हम लोगों को निकलता है भार, यही निकालना है, बाय अनुभार और आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, ये थोड़ा सा हल्का सा घुमा हुआ क्वेश्चन है। विलयन का आयतन यहां लिख देते हैं लीटर में। अब क्या कह रहे, मोलरता जो है ये 0.02 दे दिया गया है, यहाँ 0.02 लिख देते हैं। भार जो है ये हम लोगों को निकालना है, यहाँ जो है ना भार लिख दीजिए, और अनुभार जो है ये हम लोग 180 लिखते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का अनुभार जो है वो 180 ग्राम आता है। ये हम लोग ऐसे भी याद रखिए, या ऐसे कर भी सकते हो, C6H12O6 से लीजिए और 180, ये 180 ग्राम आ गया, ग्राम पर मोल होता है। नाउ यहाँ हो गया। फिर आयतन हम लोग आते हैं 500 ml है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं। अब सबको सेट कर दीजिए। नाउ यहाँ पर चले आते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, भार जो है इसको 0
इसका मतलब कि 180 जो है इधर ही चला आएगा, 180 इधर चला आया, डिवीजन हो गया। ये हमारा 2 बार में कैंसिल हुआ इधर पर, ऐसे करके ये डेसिमल हटा देते हैं। ये हम लोगों का 2 और ये 2 कट गया, ये 0 0 कट गया। देखिए बिल्कुल एक एक को सॉल्व किया जा रहा है। ये 1.8 ग्राम, ये 1.8 ग्राम, ये जो है ये हम लोगों का इसका आंसर हो गया। यानी कि 1.8 ग्राम आप लीजिएगा क्या ग्लूकोज, तो हम लोगों को 0.02 m सॉल्यूशन का निर्माण होगा। ओके, अब हम लोग विलेयता को करते हैं, सॉल्युबिलिटी। ना सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है? सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता। सॉल्युबिलिटी या घुलनशीलता एक निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में ठोस की मात्रा, अधिकतम घुलनशील मात्रा, ठोस की ग्राम में अधिकतम घुलनशील मात्रा जो है वो उसकी विलेयता कहलाती है। यानी कि अगर हम मान लेते हैं ये बीकर लेते हैं, इसमें हमने 100 ग्राम विलायक ले लिया, 100 ग्राम हम इसमें पानी ले लेते हैं, 100 ग्राम हम लोग वाटर ले लिए, पानी ले लिए, तो इसमें जितना अधिकतम आप मिला सकते हो वह इसकी विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। ये उसकी विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है सहसंयोजी ठोसों की विलेयता। सहसंयोजी ठोस जो होते हैं, सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं? ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से जिस बंधन का निर्माण होता है उसको हम लोग सहसंयोजी बंधन कहते हैं। उसमें क्या सब ठोस हो सकते हैं? तो अगर हम लोग उसमें ठोस की बात करते हैं तो NaCl नहीं होगा, ये आयनिक में चला आएगा। सहसंयोजी बंधन में आपका MgSO4 हो गए, सोडियम सल्फेट हो गए, ये सब जो है ये सब हम लोगों को सहसंयोजी ठोस में के अंतर्गत आते हैं। तो हम लोग इसकी विलेयता के बारे में अब जानेंगे। तो इसकी विलेयता के लिए हमारा है कि ये 2 कारकों पर निर्भर करते हैं। पहला तो है हमारा समान समान को घोलता है, इसके नियम पे समान समान को घोलता है। इस नियम में है कि ध्रुवीय विलेय जो है वह ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलते हैं। ध्रुवीय विलायक में आसानी से घुलते हैं। तो ध्रुवीय विलेय क्या हो गया? ध्रुवीय विलेय यानी कि जिसमें हम लोगों को क्या रहते हैं? 2 ध्रुव रहते हैं, 2 डाइपोल रहते हैं, यानी कि 2 हम लोगों को चार्ज मौजूद होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय विलेय कहते हैं। और वह ध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होते हैं। जैसे कि हम लोगों को NaCl है, शर्करा है, वह जल में घुलते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि NaCl और शर्करा ये जो है इनमें ना ध्रुवीय होते हैं। ध्रुवीय कहने का मतलब 2 पोल होते हैं। जैसे अगर आप NaCl लिखते हो तो आप जानते हो कि एक पे पॉजिटिव चार्ज जिसको डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस हम लोग निरूपित करते हैं, या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। और आप अगर वाटर को लिखते हो तो इसको हम लोग HOH लिखते हैं, जिनमें कि डेल्टा पॉजिटिव यहाँ रहता है और डेल्टा पॉजिटिव यहाँ भी रहता है, तो इस पर डेल्टा निगेटिव रहता है। ये क्या है? ये हम लोगों का अनइक्वल असमान इलेक्ट्रॉन के वितरण के वजह से उत्पन्न होने वाला क्या है? आवेश है। तो ऐसे जो है ऐसे को हम लोग ध्रुवीय विलेय कहते हैं और वह ध्रुवीय विलायक में ही घुलनशील होते हैं। ओके, इसके बाद और आप बोल सकते हो कि अगर अध्रुवीय मतलब कि बिना चार्ज वाले, बिना पोल वाले अगर कोई यौगिक हैं तो वह अध्रुवीय विलायक में ही घुलेंगे। तो ध्रुवीय मतलब समान समान में घुलता है, असमान असमान में घुलता है। तो इसी में नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन जो होते हैं वह बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं। नैप्थलीन एवं एंथ्रासीन जो है वो क्या है? वो हम लोगों को अध्रुवीय हैं, तो वो जो है बेंजीन में आसानी से वो घुल जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोगों का अगला जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि ऐसे कुछ मॉलिक्यूल जिसमें कि
हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको हम लोग हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो हाइड्रोजन बंध जो है वो कैसे होते हैं? तो हाइड्रोजन बंध यानी कि अगर हमारा हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे ये HF है, वो अगला HF है, फिर अगला HF है, इनमें F जो है वह विद्युत ऋणात्मक तत्व है, यह हाइड्रोजन के साथ अगर जुड़ा रहता है, ये इससे जुड़ा है, फिर ये ऐसे करके आगे बढ़ते जाता है, तो इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग हाइड्रोजन बंध हम लोग कहते हैं। तो जो हाइड्रोजन बंध वाले यौगिक होते हैं वो जो है वो जल में विलय होते हैं। जल भी क्या है? HOH, फिर यहाँ O, इधर H, फिर इधर H, इनके बीच में आबंध, फिर अगर हम एक H लेते हैं इधर O, फिर देन H, इनके बीच में आबंध। तो ये क्या चीज है? ये हम लोगों को हाइड्रोजन बंध इनमें, तो जिनमें हाइड्रोजन बंध होते हैं वो जल में विलय होते हैं, क्योंकि जल जो है जल में भी हाइड्रोजन बंध होते हैं। देखिए इन सबों से रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं, कारक बताएं, व्याख्या करें, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर किसी के बारे में आ गया कि वह जल में विलय है और कोई दूसरा उसके साथ है, वह जल में विलय नहीं, तो सीधा सा बात है कि आप विलेयता को हाइड्रोजन बंध के आधार पे आप आसानी से बता सकते हो। आप कह दीजिएगा जिनके बारे में पूछा जा रहा है, ग्लूकोज सुक्रोज के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप बोलेगा ग्लूकोज सुक्रोज जैसे यौगिक जो है उनमें हाइड्रोजन बंध होते हैं। हाइड्रोजन बंध होने की वजह से वो जल में आसानी से क्या हो गए? घुलनशील हो गए। मगर किसी दूसरे के बारे में अगर पूछा जा रहा है, नैप्थलीन या एंथ्रासिन या ऐसा कुछ, तो उनमें हाइड्रोजन बंध नहीं होते हैं, इसीलिए वह जल में विलय नहीं होते। ना अब हम लोग करते हैं ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा कारक है जो ठोस की विलयता को प्रभावित करते हैं? ठोस कहने का मतलब कोई ऐसा सॉलिड चीज आप ले रहे हो और पानी में आप डिसॉल्व कर रहे हो। सॉलिड मतलब NaCl या कुछ आयनिक ठोस कुछ ले रहे हो, सोडियम सल्फेट, KMnO4 ये सब ले रहे हो और आप पानी में उसको डिसॉल्व कर रहे हो। तो कौन कौन सा ऐसा कारक होगा जिन पर इनकी विलयता जो है प्रभावित करेगी? तो सबसे पहले ठोस एवं विलायक की प्रकृति नेचर, मतलब कि देखिए आप जितने भी ठोस होते हैं उनके अपने अलग अलग नेचर होते हैं। अलग अलग नेचर कहने का मतलब कोई आयनिक है, कोई कोवैलेंट है। आयनिक मतलब आयनिक बंध है, कोवैलेंट यानी सहसंयोजी बंध है। तो अगर वो है तो इनकी विलयता जो है वो अलग अलग किस्म की होगी। जैसे अगर आयनिक ठोस हैं तो वो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे। ध्रुवीय विलायक में आयनिक मतलब क्या? उनपे चार्ज है। ध्रुवीय पे भी चार्ज होता है, इसलिए वो बहुत आसानी से घुल जाएंगे। ध्रुवीय विलायक कहने का मतलब HOH चार्ज है। आयनिक ठोस कहने का मतलब NaCl चार्ज है, प्लस माइनस ऐसा कुछ है। तो इन पे चार्ज है तो ये आराम से आपस में घुल जाएंगे। सहसंयोजी ठोस अध्रुवीय विलायक में घुलते हैं। तो जब आयनिक ध्रुवीय में घुलेगी यानी कि अध्रुवीय में वो नहीं घुलेंगे, तो सहसंयोजी क्या है? अध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे। इनको देखिए ध्यान देना है, इन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। लेसन खत्म हो जाता है तो मैं इस यूनिट का आपको 60 या 50 या 60 ऑब्जेक्टिव जरूर करवाऊंगा, जो कि आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी आपका मदद करेगा। अगला है ताप का प्रभाव। ना ताप, टेम्परेचर पे कैसे विलयता प्रभावित होती है? तो ऊष्माक्षेपी प्रकरण में ताप बढ़ने से विलयता कम होती है। ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा निकल रही है। अब आप समझो, अगर ऊष्मा निकल रही है, अगर आपका ऊष्मा निकल रही है और अगर आप और तापमान बढ़ाइएगा, तो ऐसा थोड़ी कि सॉलिड फटाफट घुलेगा, वो तो कम घुलेगा। इसलिए ऊष्माक्षेपी प्रकरण में ताप बढ़ने से विलयता जो है क्या होती है? वह कम हो जाती है। और ऊष्मा शोषी
यानी कि ताप लग रहा है, वह ताप अगर वह अभिक्रिया या कोई प्रक्रिया वह ताप ले रहा है और आप अगर और ताप बढ़ा दीजिएगा, ले रहा उसको चाहिए और आप दे रहे हो, तो कोई सॉलिड अगर है तो बहुत आराम से फटाफट उसमें घुलने लग जाएगा। तो ये हो गया ताप का प्रभाव। देखिए बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में मैं लिखवा दे रहा हूं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। नंबर 3 दाब का प्रभाव। दाब कहने का मतलब प्रेशर, आप बढ़ा रहे हो, तो इस पे ना कोई भी सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर अगर हम दबा देंगे तो क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए इनमें संपीड़न का गुण नहीं होता। गैस जो है, गैस को अगर आप दबाइएगा तो वो दबेगा और वो जाकर के पानी में या किसी चीज में घुल सकता है। परंतु ये क्या है, ये हम लोग ठोसों का अध्ययन कर रहे हैं, तो ठोस को अगर आप दबाते हो तो वो विलेयता को प्रभावित नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये ठोसों की विलेयता हो गई। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले जो है हम लोगों को 3 कारक हो गए। क्या क्या? ठोस एवं विलायक की प्रकृति, दूसरा ताप का प्रभाव, तीसरा हम लोगों को दाब का प्रभाव। नाउ नेक्स्ट हम लोग इससे पहले ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक ये हो गया। गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? तो सबसे पहले गैसों की प्रकृति। गैसों की प्रकृति में हम लोगों को देखना है कि अगर कोई गैस अभिक्रियाशील है, मींस वो फटाफट रिएक्शन करता है, तो वो फटाफट जल में विलय भी होगा। तो गैसों की अभिक्रियाशीलता यानी कि जो गैस ज्यादा अभिक्रियाशील है वो फटाफट विलय होंगे। यानी कि अमोनिया और HCl जो है उनकी अभिक्रियाशीलता अन्य के तुलना में काफी ज्यादा होती है, इसलिए वो जल में ज्यादा विलय होते हैं। इसके बाद दूसरा हम लोगों को है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति कहने का मतलब कि जो आप ले रहे हो, जिसमें आप घुला रहे हो, वो कैसा है? वो कैसा हो सकता है? या तो ध्रुवीय हो सकता है या अध्रुवीय हो सकता है। ध्रुवीय होने का मतलब डाइपोल है, पोल उस पे ध्रुव जो है ऋण ध्रुव धन ध्रुव दोनों उत्पन्न है या नहीं है। तो अगर ध्रुवीय गैस में कोई ध्रुवीय नेचर वाले गैस हैं, तो ध्रुवीय नेचर वाले गैस क्या? जिनके ऊपर में पोलैरिटी जो होते हैं, डाइपोल जो होते हैं, वो डेवलप होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुवीय गैस कहते हैं। तो ध्रुवीय गैस जो है वो ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलनशील होते हैं। और अगर ध्रुवीय गैस है और यहाँ पर अध्रुवीय विलायक हो गया तो घुलनशीलता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए हम लोगों को एक बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे वस्तुनिष्ठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, तो हम लोगों को उसको ध्यान में रखना है कि कौन सी गैस किस नेचर का है और वह किसमें विलायक है। अगर कोई गैस दे रहा है और उसकी विलेयता किसी में पूछी जा रही है, तो आपको मान लीजिए इसमें घुलेगा कि नहीं घुलेगा, तेज घुलेगा या धीरे घुलेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो वो हम लोग यहाँ से मालूम कर लेंगे कि अगर हम लोगों को ये बातें याद हैं तो आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हम लोगों को दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव में हम लोग क्या किए? दाब का प्रभाव में गैसों की विलेयता जो है वह दाब के द्वारा प्रभावित होती है। दाब के द्वारा गैसों की विलेयता किस तरह से प्रभावित होती है, इसको बताने के लिए हेनरी ने एक नियम को दिया था, जिसे कि हेनरी का नियम कहते हैं। इसको हम लोग एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि हेनरी के नियम से संबंधित दो हम लोगों को नियम है, हेनरी से संबंधित दो नियम है जो विलेयता को बतलाती है और साथ ही साथ उसका गणितीय जो है, गणितीय रूप भी है, उनका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, उसके इस्तेमाल से हम लोगों को छोटे छोटे कुछ सवाल भी सीखना है। इस वजह से हेनरी का नियम जो है हम लोग अभी बस इतना ही जानेंगे कि दाब का प्रभाव जो है गैसों की विलेयता पर दाब का प्रभाव पड़ता है, परंतु यह किसके नियम के अनुसार होता है? तो ये हेनरी का नियम के अनुसार होता है।
हम लोगों के नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग वो उसको हेनरी के नियम को जानेंगे और गैसों की विलेयता को हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने द्रव्यमान प्रतिशत, मोललता इन सबों पर आधारित छोटे छोटे कुछ प्रश्नों को किया। उसके बाद हम लोग विलेयता को समझे, सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होती है, गैसों की विलेयता, ठोसों की विलेयता क्या होती है, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, किन किन कारकों पर वह निर्भर करता है, ये हमने जाना। हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा हमारा अगला हेनरी का नियम।